आज है 27 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं, जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। इस हफ्ते बाजार में जबरदस्त दबाव देखने को मिला और बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही करीब 2% टूटकर बंद हुए। ये 2026 का तीसरा सबसे बड़ा साप्ताहिक गिरावट वाला हफ्ता रहा, यानी कमजोरी सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि पूरे हफ्ते बनी रही। अगर पिछले बड़े गिरावट वाले हफ्तों को देखें तो 23 जनवरी 2026 को बाजार 2.5% गिरा था, 9 जनवरी 2026 को 2.45% टूटा था और अब 27 फरवरी 2026 को करीब 2% की गिरावट दर्ज हुई है। यानी साल की शुरुआत से ही बाजार में उतार चढ़ाव काफी तेज बना हुआ है। इस गिरावट का असर इतना गहरा रहा कि यूनियन बजट 2026 के बाद जो भी तेजी आई थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। निफ्टी 50 अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गए, जिसे आसान भाषा में समझें तो ये एक लंबी अवधि का अहम सपोर्ट लेवल होता है और इसके नीचे जाना बाजार की कमजोरी का संकेत माना जाता है। सेक्टोरल तौर पर निफ्टी रियलिटी और निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा दबाव में रहे और दोनों ही 4% से ज्यादा टूटे। खास बात ये रही कि फरवरी महीने में निफ्टी आईटी करीब 19% गिर गया, जो सितंबर 2008 के बाद इसका सबसे खराब मासिक प्रदर्शन है। भारती एयरटेल में भी हफ्ते भर में करीब 5% की गिरावट आई, जो दिसंबर 2024 के बाद इसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही। इससे साफ है कि बड़े और मजबूत माने जाने वाले शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी के टॉप गिरने वाले शेयरों में एयरटेल, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, ट्रेंट और विप्रो शामिल रहे। वहीं मिड कैप स्पेस में यूपीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोफोर्ज, आईआरसीटीसी और केपीआईटी टेक में ज्यादा गिरावट दिखी, जबकि मैनकाइंड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पॉलीकैब, भारत फोर्ज और बंधन बैंक जैसे शेयरों में मजबूती देखने को मिली। शुक्रवार 27 फरवरी को बाजार में चौतरफा बिकवाली रही और सभी प्रमुख इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटे। निफ्टी 25,200 के नीचे फिसलकर 25,179 पर बंद हुआ, जिस पर सबसे ज्यादा दबाव एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल जैसे भारी भरकम शेयरों से आया। सेंसेक्स 961 अंक टूटकर 81,287 पर बंद हुआ और इसके 30 में से 27 शेयर लाल निशान में रहे। निफ्टी बैंक 659 अंक गिरकर 60,529 पर और मिड कैप इंडेक्स 683 अंक गिरकर 59,116 पर बंद हुआ, जिससे साफ है कि गिरावट सिर्फ लार्ज कैप तक सीमित नहीं रही। निफ्टी के 50 में से 45 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जिनमें सन फार्मा, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और भारती एयरटेल प्रमुख रहे। हालांकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, ट्रेंट और अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज जैसे कुछ शेयरों में मजबूती भी देखने को मिली। सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंटरग्लोब एविएशन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और बजाज फिनसर्व सबसे ज्यादा दबाव में रहे। विशाल मेगा मार्ट में करीब 8% की तेज गिरावट आई, क्योंकि लगभग 14.2% इक्विटी यानी करीब 7,915 करोड़ रुपए के शेयर ब्लॉक डील के जरिए हाथ बदले। ब्लॉक डील का मतलब होता है कि बड़ी मात्रा में शेयर एक साथ खरीदे या बेचे जाते हैं, जिससे कीमत पर अचानक असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस से जुड़ी खबर के बाद शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी आई, क्योंकि ब्रोकरेज सीएलएसए ने इस पर आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की। मिड कैप शेयरों में एल&टी फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज और फीनिक्स मिल्स दबाव में रहे। वहीं सारदा एनर्जी में 7% की तेजी आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसकेएस पावर अधिग्रहण को लेकर असफल बोलीदाताओं की याचिका खारिज कर दी, जिससे अनिश्चितता खत्म हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजीज मिड कैप में टॉप गेनर बनकर उभरा और शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी दर्ज हुई। कुल मिलाकर ये हफ्ता बाजार के लिए काफी कमजोर रहा और निवेशकों के लिए ये संकेत है कि फिलहाल बाजार में सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। अगली खबर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आए एक नई अपडेट की है, जिसमें कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील हालात के हिसाब से बदली जा सकती है। उनका कहना है कि ग्लोबल ट्रेड माहौल अभी अनिश्चित है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ यानी आयात शुल्क को लेकर जो भी नए फैसले होंगे, भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए उसी हिसाब से समझौते को रीबैलेंस कर सकता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध बताया, लेकिन उसके बाद भी 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया है, जिसे 15% तक बढ़ाया जा सकता है। गोयल ने कहा कि बातचीत जारी है और अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो दोनों देशों के संयुक्त बयान के अनुसार समझौते में बदलाव संभव है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि भारत ने अपने सेंसिटिव सेक्टर जैसे डेयरी, मक्का, सोयाबीन और पोल्ट्री को इस समझौते से बाहर रखा है और कोई भी जीएम फूड भारत में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि किसानों और डेयरी सेक्टर के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं।
अगली खबर नई नेशनल अकाउंट सीरीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये वित्त वर्ष 2024-25 की संशोधित ग्रोथ 7.1% से ज्यादा है, जबकि पहले 2024-25 की दर 6.5% मानी जा रही थी। इस बार 2022-23 को नया बेस ईयर बनाया गया है। पुरानी 2011-12 सीरीज में 2025-26 के लिए 7.4% अनुमान था, जिसे नई सीरीज में बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है, यानी 0.2% अंक ज्यादा। तिमाही आंकड़ों में Q1 की ग्रोथ 7.7%, Q2 की 8.4% और Q3 की 7.8% रही। Q2 के मुकाबले Q3 में हल्की नरमी दिखी, लेकिन कुल मिलाकर पूरे साल आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। अगर पूरे संशोधन को देखें तो साफ है कि बेहतर डेटा और नई गणना पद्धति से अर्थव्यवस्था की तस्वीर पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। इससे ये संकेत मिलता है कि भारत की ग्रोथ स्थिर बनी हुई है, लेकिन बेस बदलने की वजह से पुराने और नए आंकड़ों की सीधी तुलना करते समय सावधानी रखना। 20 फरवरी को खत्म हफ्ते में भारत का कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2.1 अरब डॉलर घटकर 723 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले वाले हफ्ते में ये 8.6 अरब डॉलर बढ़कर 725 अरब डॉलर की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था, यानी हाल की गिरावट एक तेज बढ़त के बाद आई है। रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, जो 1.03 अरब डॉलर घटकर 572 अरब डॉलर रह गया। इसके अलावा सोने का भंडार 977 मिलियन डॉलर घटकर 127.4 अरब डॉलर रहा, जबकि स्पेशल ड्राइंग राइट्स 18.84 अरब डॉलर और IMF के साथ रिजर्व पोजीशन 4.716 अरब डॉलर पर आ गई। अगर इसका मतलब समझे तो रिजर्व में गिरावट बहुत बड़ी नहीं है और पहले हुई मजबूत बढ़त के बाद हल्का करेक्शन दिख रहा है। अभी भी कुल भंडार 723 अरब डॉलर से ऊपर है, जो बाहरी झटकों से निपटने के लिहाज से मजबूत स्थिति मानी जाती है। जनवरी के अंत तक केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट 9.8 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 2025-26 के पूरे साल के बजट लक्ष्य का 63% है। ये पिछले साल इसी समय के 74.5% से कम है, यानी इस बार सरकार ने खर्च और घाटे पर पहले से बेहतर नियंत्रण रखा है। सरकार ने पूरे साल के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का 4.4% रखा है। जनवरी तक 27.08 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हो चुकी है, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स का 79.5% है, जबकि कुल खर्च 36.9 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें 28.47 लाख करोड़ राजस्व खर्च और 8.42 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च शामिल है। अगर इसका सीधा मतलब समझें तो सरकार की आमदनी और खर्च दोनों ट्रैक पर दिख रहे हैं और घाटा अभी तय सीमा के अंदर है। इससे संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष के अंत तक सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य के करीब रह सकती है, जो अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। शुक्रवार 27 फरवरी को सोना चांदी में मिला जुला रुख देखने को मिला, लेकिन MCX पर चांदी में जबरदस्त तेजी आई। मार्च डिलीवरी वाली चांदी 8,231 रुपए उछलकर करीब 2,67,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, यानी करीब 3.17% की तेजी, जिसकी वजह अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी को लेकर बढ़ी अनिश्चितता मानी जा रही है। मार्केट की नजर अभी US फेडरल रिजर्व पर है, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती कब होगी इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। मजबूत डॉलर और अमेरिका में ऊंची महंगाई के संकेतों से सोना चांदी की तेजी सीमित हो रही है, क्योंकि ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर बुलियन के लिए नकारात्मक मानी जाती हैं। एनालिसिस की बात करें तो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में तस्वीर अब भी सपोर्टिव दिखती है। हालांकि बड़ी तेज रैली के लिए ब्याज दरों में साफ कटौती या फिर भू राजनीतिक तनाव बढ़ने जैसे बड़े ट्रिगर की जरूरत होगी। किर्लोस्कर ब्रदर्स को अडानी पावर से 214 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसके तहत मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और बिहार में थर्मल पावर प्लांट्स के लिए सर्कुलेटिंग वाटर पंप सप्लाई होंगे। ये पंप कूलिंग सिस्टम का अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए ये ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक, रेवेन्यू और वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के मुनाफे के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। औरोबिंदो फार्मा से जुड़े P सारथ चंद्रा रेड्डी को दिल्ली लिकर स्कैम मामले में बरी कर दिया गया है। मार्च 2024 में कोर्ट ने उन्हें अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बनने की अनुमति और माफी दी थी, और अब इस फैसले से कंपनी से जुड़ी कानूनी अनिश्चितता कम होती दिख रही है। सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स के शेयर करीब 8.1% चढ़कर 561 रुपए के इंट्राडे हाई तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने SKS पावर अधिग्रहण के खिलाफ असफल बोलीदाताओं की याचिका खारिज कर दी है, जिससे इस डील का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स ने अपने स्पेस, मीटियोरोलॉजी और हाइड्रोलॉजी बिजनेस को अलग कंपनी में बांटने यानी डीमर्जर को सिद्धांत रूप से मंजूरी दी है। इससे हर बिजनेस पर अलग फोकस बढ़ेगा और शेयर धारकों के लिए वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है।
कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि गर्मियों में बढ़ती बिजली मांग को संभालने के लिए पूरी तैयारी है। कंपनी ने खदानों, पावर प्लांट्स और ट्रांजिट में कोयले का 3 स्तरीय बफर स्टॉक बनाया है ताकि देश में किसी कमी की स्थिति न बने। 26 फरवरी 2024 तक कोल इंडिया के पास खदानों पर 115 मिलियन टन कोयला था, जबकि 25 फरवरी तक पावर प्लांट्स में लगभग 55 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्टॉक मौजूद था। इसके अलावा करीब 5.5 मिलियन टन कोयला ट्रांजिट में था, जिससे सप्लाई काफी मजबूत दिख रही है। स्पाइस जेट लिमिटेड की सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है और दिल्ली हाई कोर्ट का 144.51 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश बरकरार है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का कॉस्ट भी लगाया, जिससे कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। एचटी इंफ्रा इंजीनियरिंग के चेयरमैन हरेंद्र सिंह को पटना की विशेष सीबीआई अदालत से एंटीसिपेटरी बेल मिली है और 4 अधिकारियों को नियमित जमानत दी गई है। ये मामला जनवरी की सीबीआई सर्च कार्यवाही से जुड़ा है और फिलहाल कंपनी प्रबंधन को राहत मिली है। लुपिन को उसके गोवा प्लांट के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है, जिसमें वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड यानी वीएआई वर्गीकरण दिया गया है। इसका मतलब है कि कुछ मामूली सुधार सुझाए गए हैं, जो कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत है। एनसीसी लिमिटेड को तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है, जहां एनएचएआई के 2 साल के डीबारमेंट आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। कंपनी और ओबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 17 फरवरी 2026 से टेंडर में भाग लेने से रोका गया था, लेकिन फिलहाल कोर्ट के आदेश। पारस डिफेंस ने 27 फरवरी 2026 को पारस सेमीकंडक्टर नाम से नई सब्सिडियरी बनाई है और इसके जरिए सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री की है। पेरेंट कंपनी ने 70,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से लेकर 7 लाख रुपए का शुरुआती निवेश किया है और अब इसमें उसकी 70% हिस्सेदारी है। नई सब्सिडियरी एक एडवांस्ड हेट्रोजेनस और 3D पैकेजिंग वाली ओसैट सुविधा लगाएगी, जहां चिप्स की असेंबली और टेस्टिंग का काम होगा। ये यूनिट खास तौर पर एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और डेटा सेंटर जैसे हाईटेक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने पर फोकस करेगी। ये कदम ऐसे समय आया है जब वेदांता, सीजी पावर और केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े निवेश कर रही हैं। सरकार की तरफ से भी जोर बढ़ा है और इसी बीच शुक्रवार को शेयर 0.38% गिरकर 634.65 रुपए पर बंद हुआ। अब बात नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की। कंपनी को IRDAI की तरफ से एक शो कॉज नोटिस और लेटर ऑफ एडवाइस मिला है, जो फरवरी 2025 में हुए निरीक्षण के बाद जारी किया गया। कंपनी ने साफ कहा है कि उसने जरूरी सुधारात्मक कदम उठा लिए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने चेन्नई में अपना नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ब्रिगेड स्टेलारिस लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट वेलेचेरी रोड पर कंपनी की अपनी 5.19 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है और इसका अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 1,700 करोड़ रुपए है। ब्रिगेड स्टेलारिस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये चेन्नई के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और तेजी से बढ़ रहे आईटी कॉरिडोर, खासकर ओल्ड महाबलीपुरम रोड के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी देता है। शेयर बीएसई पर 703 रुपए पर 1.7% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एबॉट इंडिया ने नोवो नॉर्डिस्क के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत एबॉट इंडिया नोवो नॉर्डिस्क की सेमाग्लूटाइड दवा को एक्सटेंसियर ब्रांड नाम से मार्केट करेगी, जो डायबिटीज और वेट लॉस से जुड़ी उन्नत थेरेपी में इस्तेमाल होती है और ओजेम्पिक के पीछे यही मुख्य दवा है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते हेल्थ केयर मार्केट में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये साझेदारी एबॉट इंडिया के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। इस सकारात्मक खबर के बीच एबॉट इंडिया का शेयर 26,540 रुपए पर बंद हुआ, जो दिन भर में 0.7% की बढ़त के साथ था। जीनस पावर को राजस्थान में अपनी नई मोल्डिंग प्लांट के लिए कंसेंट टू ऑपरेट मिल गया है। इसका मतलब है कि अब कंपनी को नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है और वो इस प्लांट में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इसके बावजूद शेयर हल्की कमजोरी के साथ 262.4 रुपए पर बंद हुआ। बायोटेक सेक्टर से एक बड़ी संभावित खबर ये है कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल अपना आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये इशू $500 मिलियन से ज्यादा जुटा सकता है। हालांकि अभी बातचीत शुरुआती चरण में है और साइज और टाइमिंग में बदलाव संभव है। 1996 में स्थापित हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक अब तक दुनिया भर में 9 बिलियन से ज्यादा वैक्सीन डोज सप्लाई कर चुकी है। कंपनी की पोर्टफोलियो में कोविड-19 और हेपेटाइटिस बी जैसी वैक्सीन के साथ साथ बर्न और डायरिया के इलाज से जुड़े प्रोडक्ट भी शामिल हैं। IIFL होम फाइनेंस ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $300 मिलियन का बड़ा लोन जुटाया है। इस फंडिंग का मकसद खास तौर पर कम आय वर्ग की महिलाओं के लिए सस्ती और ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देना है, क्योंकि भारत में किफायती घरों की अभी भी बड़ी कमी है और महिलाओं की होम ओनरशिप बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल को HVDC रिएक्टर्स के कई ऑर्डर मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू करीब 34 करोड़ रुपए है। HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने में इस्तेमाल होती है, जिससे पावर लॉस कम होता है। खबर के बावजूद शेयर 3.9% गिरकर 868 रुपए पर बंद हुआ।
डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1.95 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने 5 मार्च 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है, यानी जिस दिन जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में होंगे वही इस डिविडेंड के हकदार बनेंगे। FIA कॉन्फ्रेंस में NSE के MD और CEO आशीष चौहान ने साफ कहा है कि अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सख्त पात्रता मानदंड जरूरी है। उनका मानना है कि डेरिवेटिव्स जैसे हाई रिस्क सेगमेंट में उन्हीं लोगों को भागीदारी करनी चाहिए जिनके पास पर्याप्त समझ और जोखिम उठाने की क्षमता हो। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सरकार और रेगुलेटर आगे चलकर सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए और कड़े नियम ला सकते हैं। उनका जोर इस बात पर था कि पूंजी बाजार का असली मकसद लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा देना है, न कि छोटे निवेशकों को बिना तैयारी हाई रिस्क ट्रेडिंग में धकेलना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत बैंक अब अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी दिसंबर 2025 तक 1.22 लाख करोड़ रुपए के AUM और 50 लाख से ज्यादा निवेशकों के साथ देश की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सासवाड़ ट्रांसमिशन को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को 3.79 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इस डील के बाद PFC का शेयर करीब 2% गिरकर 412.20 रुपए पर बंद हुआ, जिससे साफ है कि बाजार ने इस ट्रांजैक्शन को ज्यादा पॉजिटिव तरीके से नहीं। इस हफ्ते बाजार में तेज गिरावट रही और BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी करीब 2% टूट गए। साथ ही निफ्टी 50 अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, जो कमजोरी का संकेत माना जाता है। IT और रियलिटी सेक्टर में भारी दबाव रहा। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था की वित्त वर्ष 2025-26 में 7.6% ग्रोथ और कंट्रोल में फिस्कल डेफिसिट जैसी बातें लंबी अवधि के लिए भरोसा देती हैं। दूसरी तरफ कई बड़ी कॉर्पोरेट खबरें भी रहीं, जैसे नए ऑर्डर, डिविडेंड, फंडिंग और IPO की चर्चाएं, साथ ही F&O ट्रेडिंग पर सख्त नियमों के संकेत। कुल मिलाकर बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा है, इसलिए इस समय निवेश में सावधानी रखना ही बेहतर रणनीति है।